अभिनंदन छात्रों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता के प्रथम पद्यांश को पढ़ा और उसके भाव को जाना। तो चलिए कविता को आगे बढ़ाते हैं और इस कविता के दूसरे पद्यांश को पढ़ते हैं। छात्रों, अब मैं इस कविता के दूसरे पद्यांश को पढ़ूंगी। आप सब ध्यानपूर्वक अपनी अपनी पाठ्यपुस्तकों में देखिए और हर एक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दीजिए तथा मेरे पढ़ने के बाद उन शब्दों को दोहराइए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। छात्रों, आपने प्रत्येक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दिया और उन्हें दोहराया भी, है ना? बहुत अच्छे। तो आइए हम एक बार फिर से इस पद्यांश को पढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। छात्रों, अब हम इस पद्यांश में आए नवीन शब्दों के अर्थ, व्याकरणांश एवं इस पद्यांश के भाव को समझेंगे। अब आप इस पद्यांश की पहली दो पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। प्रस्तुत पंक्तियों में सर्वनाम शब्द हम पक्षियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब आप बहता जल शब्दों को रेखांकित कीजिए। बहता जल का अर्थ है बहने वाला पानी, अर्थात नदियों या झरनों का पानी जो निरंतर बहता रहता है। चलिए अब हम जल के पर्यायवाची शब्द भी जान लेते हैं। जल के पर्यायवाची शब्द हैं नीर, पानी, वारी, तोय, सलील। अब आप मर जाएंगे शब्दों को रेखांकित कीजिए। मर जाएंगे अर्थात मृत्यु, निधन या देहावसान होना। अब आप भूखे प्यासे शब्दों को रेखांकित कीजिए। भूखे प्यासे का अर्थ है बिना कुछ खाए पिए। छात्रों, हमने इस कविता के दूसरे पद्यांश की पहली दो पंक्तियों में आए नवीन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब हम इन पंक्तियों के सामान्य अर्थ को जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पक्षियों के माध्यम से यह कह रहे हैं कि पक्षी नदियों और झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया खाना पानी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और वे
भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। छात्रों, अब आप इस कविता के दूसरे पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति पर ध्यान दीजिए। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब आप भली शब्द को रेखांकित कीजिए। भली शब्द का अर्थ है अच्छी। अब आप कटुक शब्द को रेखांकित कीजिए। कटुक शब्द का अर्थ है कड़वा। अब आप सब निबौरी शब्द को रेखांकित कीजिए। निबौरी शब्द का अर्थ है नीम का फल। तो कटुक निबौरी का अर्थ यह हुआ कि कड़वे नीम का फल। छात्रों, क्या कोई बता सकता है कि कनक शब्द का क्या अर्थ होगा? बिल्कुल सही कहा। कनक शब्द का अर्थ है स्वर्ण। तो अब यह बताइए, कनक कटोरी का क्या अर्थ होगा? बिल्कुल सही। कनक कटोरी का अर्थ है सोने की कटोरी। अब आप मैदा शब्द को रेखांकित कीजिए। मैदा का अर्थ है एक प्रकार का आटा। छात्रों, हमने इस कविता के दूसरे पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति में आए नवीन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब हम इन पंक्तियों के सामान्य अर्थ को जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पक्षियों के माध्यम से यह कह रहे हैं कि पिंजरे में बंद रहकर सोने की कटोरी में दिया गया मैदा पक्षियों को अच्छा नहीं लगता, बल्कि वे आज़ाद रहकर कड़वी निबौरी खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। छात्रों, अब हम इस कविता के दूसरे पद्यांश के भाव को पुनः समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पक्षियों के माध्यम से यह कह रहे हैं कि पक्षी नदियों और झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया खाना पानी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और वे भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। उन्हें तो आज़ाद रहकर कड़वी निबौरी खाना ही पसंद है। सोने की कटोरी में दिया गया मैदा भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पराधीनता में मिले व्यंजन कभी स्वादिष्ट लग ही नहीं सकते। छात्रों, अब हम इस कविता के दूसरे पद्यांश में आए व्याकरणांश को भी जानेंगे। जल शब्द का विलोम शब्द होगा निर्जल, थल या अग्नि। भली शब्द का विलोम शब्द होगा बुरी। भूखे प्यासे शब्द का समास विग्रह करने पर भूखे और प्यासे होगा। भूखे प्यासे सामासिक शब्द में दोनों ही शब्द प्रधान हैं, इसलिए भूखे प्यासे में द्वंद्व समास होगा। छात्रों, अब आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। कटुक निबौरी, कनक कटोरी। क्या आप विशेषण शब्द को पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। कटुक और कनक शब्द विशेषण शब्द है।
छात्रों, अब मैं इस कविता के तीसरे पद्यांश को पढ़ूंगी। आप सब ध्यानपूर्वक अपनी अपनी पाठ्यपुस्तकों में देखिए और हर एक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दीजिए तथा मेरे पढ़ने के बाद उन शब्दों को दोहराइए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। छात्रों, आपने प्रत्येक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दिया और उन्हें दोहराया भी, है ना? बहुत अच्छे। तो आइए हम एक बार फिर से इस पद्यांश को पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। छात्रों, अब हम इस पद्यांश में आए नवीन शब्दों के अर्थ, व्याकरणांश एवं इस पद्यांश के भाव को समझेंगे। छात्रों, अब आप इस पद्यांश की पहली दो पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बच्चों, क्या आप स्वर्ण शब्द का अर्थ बता सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। स्वर्ण शब्द का अर्थ है सोना या कनक। अब आप श्रृंखला शब्द को रेखांकित कीजिए। श्रृंखला शब्द का अर्थ है कड़ियाँ। छात्रों, स्वर्ण श्रृंखला शब्द का अर्थ यह है कि सोने की कड़ियाँ अर्थात सोने की जंजीर या सोने की बेड़ियाँ। अब आप सब बंधन शब्द को रेखांकित कीजिए। बंधन शब्द का अर्थ है बंधा हुआ। अब आप गति शब्द को रेखांकित कीजिए। गति शब्द का अर्थ है वेग। गति शब्द के पर्यायवाची शब्द है वेग, रफ्तार, तीव्रता। चलिए अब हम गति शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे। दौड़ प्रतियोगिता में जीतने के लिए हमें तेज गति से दौड़ना चाहिए। दूसरा वाक्य है हमें वाहन तेज गति से नहीं चलाना चाहिए। छात्रों, अब आप भी गति शब्द से एक वाक्य बनाइए और अपनी पुस्तक में लिखिए। अब आप उड़ान शब्द को रेखांकित कीजिए। उड़ान शब्द का अर्थ है उड़ने की प्रक्रिया। व्याकरण की दृष्टि से उड़ान शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है जो कि क्रिया शब्द उड़ना से बना है। चलिए अब हम उड़ान शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन वायुसेना के विमानों ने हवाई करतब दिखाने के लिए उड़ान भरी। दूसरा वाक्य है पिंजरे से आज़ाद पक्षियों ने आसमान में उड़ान भरी। आप भी उड़ान शब्द से वाक्य बनाइए और अपनी पुस्तक में लिखिए। छात्रों, हमने कविता के तीसरे पद्यांश की
पहली दो पंक्तियों में आए नवीन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब हम इन पंक्तियों के सामान्य अर्थ को जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर पक्षी अपनी गति और उड़ने की कला भूल गए हैं। छात्रों, अब आप इस कविता के तीसरे पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति पर ध्यान दीजिए। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब आप सब बस शब्द को रेखांकित कीजिए। बस शब्द का अर्थ है सिर्फ, केवल। संदर्भ के अनुसार बस शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। तो चलिए अब हम बस शब्द के भिन्नार्थक भी जान लें। बस शब्द के भिन्नार्थक है एक वाहन, वश, पर्याप्त। बस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे। पहला वाक्य है, हम सब परिवार वालों ने बस से सफ़र किया। इस वाक्य में बस सवारी के अर्थ में है। दूसरा वाक्य है, ईश्वर की करनी मनुष्य के बस में नहीं होती। इस वाक्य में बस शब्द का अर्थ वश है। तीसरा वाक्य है, अब बस करो, मैं और नहीं खा सकता। इस वाक्य में बस पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अब आप सपना शब्द को रेखांकित कीजिए। सपना शब्द का अर्थ है स्वप्न या ख्वाब। अब आप तरु शब्द को रेखांकित कीजिए। तरु शब्द का अर्थ है पेड़। तरु शब्द के पर्यायवाची शब्द है वृक्ष, पेड़, पादप, विटप। अब आप फुनगी शब्द को रेखांकित कीजिए। फुनगी शब्द का अर्थ है पेड़ की शाखा का अग्रभाग या पेड़ की शाखा का सामने वाला हिस्सा। छात्रों, हमने इस कविता के तीसरे पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति में आए नवीन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब हम इन पंक्तियों के सामान्य अर्थ को जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पक्षी वृक्ष की फुनगी अर्थात पेड़ की शाखा के अग्रभाग पर बैठकर झूला झूलते थे, लेकिन पिंजरे में बंद होने के कारण अब यह एक सपना बनकर रह गया है। छात्रों, अब हम इस कविता के तीसरे पद्यांश के भाव को पुनः समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि सोने की श्रृंखला अर्थात सोने के पिंजरे में कैद होकर पक्षी अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं। पहले वे वृक्ष की फुनगी पर अर्थात पेड़ की शाखा के अग्रभाग पर बैठकर झूला करते थे, लेकिन अब यह एक सपना बनकर रह गया है। छात्रों, अब हम इस कविता के तीसरे पद्यांश में आए व्याकरणांश को भी जानेंगे।
बंधन शब्द का विलोम शब्द है मुक्त। झूला शब्द का वचन बदलने पर झूले होगा। सपना शब्द का वचन बदलने पर सपने होगा।